देखिए, आज जो हम लोग सोमवार के लिए आ जाए ना, तो कल क्या पढ़ते हम लोग? मानव जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते ना। ए मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ऊपर जाओ। देखिए, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? इस पर ये बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा ना, दिखाई नहीं दे रहा ना। हम समझ रहे हैं, ब्लैक ले नहीं पता है। देखिए, हम लोग कल पढ़े थे कि जो ह्यूमन जो जीनोम है, ये दिखाई देगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। ये देखो, जैसे इसको कहते हैं हम लोग क्या, HGP। शॉर्ट में पूछता है कि HGP क्या है, ठीक है। HGP क्या है? तो HGP के मतलब होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या हो, यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, यानी यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है ना, जो विश्व स्तर पर इसको चलाया गया था। कब? 1990 ईस्वी से लेकर 2003 ईस्वी तक, यानी लगभग 13 वर्षों तक क्या किया गया था, इस पर कार्य किया गया था। तो हम लोग इसमें पढ़े भी थे कि इसकी उपलब्धियां क्या थी, इसे क्या क्या हम लोग का हासिल हो गया था, ठीक है। और आगे हम लोग को पढ़ना है कि इसकी कार्य प्रणाली क्या है, आखिर यह कैसे किया गया ना, इसका कैसे काम हुआ, मतलब कि वैज्ञानिक ने कैसे कोई भी जो लेता है ना उसका सोर्स, उसको लेकर किस तरह से अपने प्रयोग में सफल हुए, उस सब का जो हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं ना। देखिए, ये फिगर है हम लोग जो बुक के माध्यम से दिया गया है कि ये कोई इंसान है, उसका क्या लिया गया है, सेल लिया गया है, और सेल में से क्या लिया गया है, जो ए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम निकाला गया। और क्रोमोसोम में ही क्या होता है, डीएनए होता है ना, यानी जो सीक्वेंसिंग जो डीएनए होता है उसको लिया गया। और यही डीएनए में क्या होता है, जो नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं वे जुड़े होते हैं ना, जुड़े होते हैं ना, जैसे एडेनिन, थायमिन, जिसे ग्वानिन, साइटोसिन है ना, इसे। अब इसको क्या किया गया, इसको कंप्यूटर में डालकर इसको कोडिंग किया, कोडिंग माने इसका अध्ययन किया गया, ठीक है। और जो रिजल्ट आया, कि मतलब नहीं होता कि जिसे जीन कैसे बना हुआ है, कितने टुकड़ों में बना हुआ है, कौन सा टुकड़ा कैसा होता है, ठीक है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और ऐसे ऐसे चीजों पर किया गया, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है तो बच्चा को लिया गया, फिर एक रोगी है, रोगी को लिया गया, एक जो हेल्थ मतलब कि जो स्वस्थ इंसान है उसको लिया गया। अब तीनों चारों को मिलाकर तब अध्ययन किया गया और उसके बाद रिजल्ट निकला गया ना। अब इससे क्या हो गया, इससे जो बायोलॉजी है बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, समझ ना। इसके कारण बायोलॉजी बहुत डेवलप हो गई। कारण ये है कि आज हम लोग हर जगह पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, थंब का प्रयोग कर रहे हैं ना। थंब किस पर काम कर रहा है, इसी पर कर रहा है। इसके कारण जो भी अनुवांशिकी जो बीमारियां चलती आ रही थी ना, यानी अनुवांशिकी मतलब क्या हुआ कि हमारे जो हमारे सेल में जो क्रोमोसोम हो उसमें जो डीएनए होता है, और डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनी जो क्षार गैस होते हैं, उसका क्या होता है, उसका जो जुड़ना चाहिए जिसके साथ, उसके साथ न जुड़ता है तो क्या होता है, अनेकों तरह के रोग पैदा होता है ना। इसको क्या किया जा सकता है, तो प्रयोगशाला में इसको क्या किया जा सकता है, इसका जो बीमारी है उसका इलाज किया जा सकता है। यानी अनुवांशिकी बीमारियों का इलाज करना सफल होने लगा, नहीं लगा, किसे कारण, जब इस प्रोजेक्ट के कारण। और यही प्रोजेक्ट जब आगे बढ़ा ना, तो अब लेकर आया क्या, जो डीएनए फिंगरप्रिंट है उसको विकसित किया। और इसी डीएनए फिंगरप्रिंट से बहुत सारा अभी मिलेगा हम लोग को, बहुत सारा चीज मिलने लगा। जैसे कि कोई धन का बंटवारा हो रहा है ना, धन का बंटवारा हो रहा है, अब कोई मान लीजिए फेस मिल जाएगा आपका फेस, अब कोई कोई है ज्यादा पैसा वाला, आपसे उसका फेस मिल रहा है, जाकर केस कर देंगे ना, हमारे पापा है,
हमको धन चाहिए, तो कैसे प्रूव करेगा भाई? कर सकता है? नहीं कर सकता है। पहले नहीं कर सकता था ना, पहले आपको देना ही पड़ेगा ना। अब क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, इसका डीएनए टेस्ट होगा ना। अब डीएनए टेस्ट के आधार पे कितने इसके जो डीएनए है उसके मैच कराएं, इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होती है और उसके अनुसार तय होता है कि ये इसका संतति है या नहीं, माने ये इसका माने हकदार है या नहीं। या बहुत सारा होता है माता पिता जिसका मन बड़ू हो जाता है, वो अपने बच्चे के खरीद देता है, ऐसा भी होता है ना। अपना मेरा बच्चा नहीं है, समझ ना, दूसरा शादी कर लेगा, तो ऐसे में वो बच्चा क्या करेगा, वो भी केस कर देगा। कहने का मतलब कि दोनों पे लागू हो जाएगा ना, कहने का मतलब दोनों पे लागू होगा, यानी पिता को भी हक दिलाने के लिए और बेटा को भी हक दिलाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा आप लोग देखते होंगे सीरियल देखते हैं ना, सीरियल कौन, सीआईडी भी होता है, क्राइम पेट्रोल में भी दिखाता है। इस समय क्या जाता है कि कोई मर्डर कर दिया, किसी को कुछ हो गया और थोड़ा सा कुछ प्रूफ छूट गया, जूता चप्पल टोपी बैग कुछ भी छूट गया, अब उसके आधार पे जो जांच एजेंसी है वही उसके घर तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंच गई? ये सब डीएनए के आधार पे नहीं पहुंच गई कि किस तरह से उसका डीएनए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, समझ ना। यानी आज बायोलॉजी बहुत विकसित हो गया है, चाहे ना यदि कोई भी जांच एजेंसी चाहे तो कोई भी अपराधी माने बिना पकड़ाए जा नहीं सकता है, लेकिन एजेंसी चाहती भी नहीं है ना। अब जो बड़े बड़े आदमी का जो मर्डर हो जाएगा तो जांच होकर सब हो जाएगा, लेकिन वही सिंपल आदमी होगा जांच कुछ ना कुछ भी हो जाएगा। चलिए हमको इस पर बात नहीं करना है। चलिए तो हम लोग आते हैं अपना पॉइंट पर। पॉइंट हम लोग है, देखिए कि जो एचजीपी है, एचजीपी मतलब क्या होता है, एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, की कार्य प्रणाली क्या है, ठीक है, इसका किस तरह से यह मेथड काम करता है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है कि मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या था, मनुष्य के पूरे डीएनए का नक्शा बना देना। इसे पूरा पृथ्वी के क्या होता है नक्शा बना दिया गया है, कैसे, ग्लोब का अध्ययन करके ना, पूरा पूरा पृथ्वी का एक नक्शा बनाएगा ना, किसके द्वारा, ग्लोब पर, ठीक है, उसका अध्ययन किया गया होगा। किसके द्वारा अध्ययन किया गया होगा? पृथ्वी का अध्ययन किसके द्वारा किया गया होगा? सैटेलाइट के द्वारा किया गया होगा ना। ऐसे थोड़ी है कि आदमी ऊपर से जाके देखेगा ना, हाँ इससे ऐसे हो रहा है, इसे कर देगा, सैटेलाइट से जाकर उसको फोटो खींचा गया होगा ना। तो सेम यहाँ पर क्या होगा, जो उसका नक्शा है, किसका, डीएनए का पूरा नक्शा है, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, मशीन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, इंसान खुद नहीं कर सकता है ना। और उसमें मौजूद सभी जीनों की जानकारी को जुटाना है, यानी डीएनए में जो जीन है ना वो किस प्रकार की, उनमें कौन कौन से गुण मौजूद है, इस सब पे क्या करना है, जो जानकारियां है, इंफॉर्मेशन है, उसको एकत्र करना है। किसका काम है, बोलो किसका काम है, वो एचजीपी का काम है। किसका? एचजीपी माने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, जिसकी शुरुआत 1990 में हुआ था और 2000, ठीक है। क्या कर रहा है कि इसके लिए क्या किया, इसके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग तकनीकें अपनाई, समझ लो, इसके लिए वैज्ञानिक क्या किया, अलग अलग तकनीकें अपनाना स्टार्ट किया। मतलब कि इसे सीन नहीं मिल पाया तो इसे भी करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, जिससे मिल जाए ना। कभी भी प्रयोग किया जाता है तो एक्यूरेट नहीं मिल जाता है ना, एक्यूरेट कभी नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए यदि न्यूटन ने बल का नियम दिया होगा तो एक्यूरेट नियम नहीं दे दिया, वो भी बहुत सारा नियम करने के बाद किया होगा। जैसे या मेंडल है, मेंडल 7 को विपरीत जोड़ लिया है ना, ऐसा नहीं कि 7 को लिया अब प्रूफ हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा ना, ये बहुत लिया होगा, उसमें 7 को सफल हुआ था। तो यही करा है कि इसमें वैज्ञानिक किया अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया, ठीक है। इसके तरीका बहुत दो है, ठीक है, तरीका कितना है, 2 है। पहला है EST, मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, यानी इसके द्वारा क्या होता है कि इसमें केवल उन्हीं जीनों को पहचान की गई है जो सक्रिय हो। हम लोग पढ़े थे ना कि हमारे शरीर में कितना % जीन एक्टिव रहता है, कितना, 2 से 15 10% लगभग 10% देखे होंगे, क्या होता है, एक्टिव होता है। बाकी 90% लगभग इस है ना, बाकी 90% का होता है ऑफ होता है, हाँ निष्क्रिय। अब मात्र कितना होता है एक्टिव, 10%। तो वही करा है कि जो EST है ना, इसमें क्या किया गया है,
इसमें जीनों की पहचान की गई। कौन से जीन? जो सक्रिय हो। सक्रिय माने वे उस समय क्या कर रहे हो? वे उस समय जो प्रोटीन का संश्लेषण कर रहे हो ना, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हो और आरएनए बनाते हो। ठीक है, आरएनए कौन बनाएगा? हम लोग पढ़े ना, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो रही हो ना, यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए में जो उपस्थित जो जीन है वो क्या हो? सक्रिय हो, और यही डीएनए क्या करेगा? आरएनए का निर्माण करेगा। तो कौन सा आरएनए है? एमआरएनए का निर्माण, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना। और वही ट्रांसक्रिप्शन की जब क्रिया रुक जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? दमन कहा जाता है। दमनकारी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। चलिए आगे कर रहा है कि मतलब जो जीन वास्तव में काम करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं उसकी क्या की गई? पहचान की गई। किसके द्वारा? ईएसटी के द्वारा, यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के द्वारा उन जीनों की पहचान की गई जो वास्तव में प्रोटीन को बना रहे होंगे। उसी का किया गया, एक पहचान दिया गया। ठीक है, चलिए दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन, यानी अनुक्रम टिप्पण। पहला हुआ कि जो एक्टिव है, जो प्रोटीन को निर्माण कर रहा है उसकी पहचान की गई, और दूसरा कर रहा है कि इसमें डीएनए के सभी हिस्सों का अध्ययन किया गया। जो दूसरा में किया गया कि डीएनए के जितने भी हिस्से हैं सबका क्या किया गया? अध्ययन किया गया और देखा गया। हम कहते हैं ना कि कुछ क्या होते हैं? कोडिंग होते हैं। तो कोडिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रोटीन बनता है। नहीं पीछे हम लोग जीनों नहीं बनाते सर, ऐसे जीन बनाते ना कि जीन क्या होते हैं? जीन के बहुत सारे टुकड़ों में बटे होते हैं जिसको एक्सोन और क्या कहते हैं? इंट्रोन कहते हैं ना। तो यानी कुछ जो कोडिंग होगा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि प्रोटीन उसमें बन रहा है, और जिसमें कोडिंग नहीं है उसमें तो प्रोटीन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये जो रंगा हुआ है, जो कोडिंग हो रहा है उसको कहते हैं एक्सोन, और जो नहीं रंगा हुआ है इसको कहते हैं नॉन कोडिंग हो रहा है, जिसको है एंड्रोन। ठीक है, चलिए और फिर कह रहा है कि नॉन कोडिंग जो सीधे प्रोटीन नहीं बनाते हैं लेकिन नियंत्रण का काम करते हैं। प्रोटीन तो नहीं बनाता है लेकिन कंट्रोलिंग करता है, यानी जो प्रोटीन संश्लेषण है उसकी गति को बढ़ाएगा, घटाएगा, मंद करेगा। ठीक है, वही कंट्रोल करेगा। कौन? नॉन कोडिंग, जिसको हम लोग इंट्रोन कहते हैं ना। के साथ ही यह भी देखा गया है कि डीएनए का कौन सा हिस्सा और कौन सा कार्य करता है। यह भी देखा गया कि कौन सा हिस्सा क्या कर रहा है, माने कौन सा हिस्सा डीएनए क्या है और वह क्या काम कर रहा है, इसका भी अध्ययन किया गया। किसके द्वारा? जो सीक्वेंस एनोटेशन है इसके द्वारा। ठीक है, ये समझ में आ गया या इसमें अभी पूरा पढ़ना हम लोग। ये जो हम लोग का कार्य प्रणाली है इसमें देखा गया पहला बात कि जो ईएसटी है इसके द्वारा देखा गया कि जो जीन कार्य कर रहे हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले रहे हैं, प्रोटीन को बना रहे हैं, वे एक्टिव है, उसकी पहचान किया गया। दूसरा में सभी डीएनए का अध्ययन किया गया और उसमें देखा गया कि जो कोडिंग वाला जो जीन है वे क्या कर रहे हैं? कोडिंग वाले हैं, मतलब वे प्रोटीन को बना रहे हैं। जो नॉन कोडिंग है वो प्रोटीन को बनाते तो नहीं है लेकिन उसको कंट्रोल करते हैं ना। इसके बारे में अध्ययन किया गया। ठीक है, चलिए लिखिएगा भी ना, बाद में लिखिएगा। चलिए ये अगला ये उसमें एक नंबर का एक दूसरा ना, इसमें दूसरा ये है। ठीक है, कार्य प्रणाली में इसका हम लोग शॉर्ट दे देंगे एक ग्रुप। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कर रहा है? डीएनए का अनुक्रमण प्रक्रिया। और डीएनए का अनुक्रमण प्रक्रिया में पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 5 वचन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए डीएनए का जो अनुक्रमण प्रक्रिया है इसमें क्या होता है? पहले में कह रहा है कि डीएनए का विखंडन, यानी जो डीएनए का होता है पहले टूटता है। डीएनए का होगा, डीएनए को पहले तोड़ा जाता है, टूटा जाता है, और कहता है कि डीएनए बहुत लंबा होता है। डीएनए लंबा होता है ना, कितने मीटर होता है? 2.2 मीटर ना। ठीक है, वो मीटर में होता है, जबकि हम लोग का जो केंद्रक होता है बहुत महीन एमएम में होता है, बहुत छोटा होता है ना, 0.0 में होता है। ठीक है, उसको 2 मीटर में उसमें घुसेड़ दिया जाता है। तो वही अगर है कि डीएनए बहुत लंबा होता है इसलिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। किसको? डीएनए को। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसकी कार्य प्रणाली पढ़ रहे हैं कि किस तरह से उस प्रोजेक्ट को सफल किया गया था, उसमें कैसे कैसे काम किया गया था ना। समझ, मुख्य पॉइंट को पढ़ रहे हैं, पूरा काम कैसे पढ़ रहे, मुख्य पॉइंट जो है उसको पढ़ रहे। ठीक है,
तो यहाँ पे करा कि जो डीएनए का होता है, डीएनए का होता है बहुत लंबा होता है, इसलिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए ना, बांट दिया गया, ठीक है। और आगे करा हो गया, और करा छोटे टुकड़े बनाने से मशीनों द्वारा अनुक्रम पढ़ना आसान हो जाता है। और क्या गया, जब छोटा उसका टुकड़ा हो जाता है तो उसको जो कोडिंग करने वाली, उसको पढ़ने वाली जो मशीन होती है वो क्या करती है, उसको आसानी से वो रीडिंग कर सकती है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वे दे सकती है, ठीक है। कौन? मशीन। और दूसरा होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग के मतलब क्या होता है? क्लोनिंग में क्या होता है? क्लोनिंग के मतलब होता है प्रतिरूप में तैयार करना। क्लोनिंग, क्लोन नहीं होता एक जैसा तैयार कर देना, क्लोन उसी से बना है। क्लोन में नकल, ठीक है, उसका नकल मतलब कि एक जो हम लोग शरीर में दवाई कभी क्लोनिंग क्लोनिंग होता है ना, एक दवाई खाएंगे बहुत सा दवाई भर जाता है, भर जाता है मतलब जिसका जो गुण है, नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब उस टुकड़ा का होगा, क्लोनिंग होगा, उसका कॉपी बनना स्टार्ट हो जाएगा, समझ ना, किसका? जो डीएनए का टुकड़ा उसका क्लोनिंग बनना स्टार्ट होगा ना, क्या है क्लोनिंग और प्रवर्धन, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए टुकड़ों को ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए उसे होस्ट जीवो जैसे बैक्टीरिया और ईस्ट में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। क्या करने के लिए? उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, उसकी मात्रा का मतलब उसकी जीरोक्स कर, यहाँ पर जीरोक्स से कर सकते हैं ना, उसका जीरोक्स होता है किसका? डीएनए का, ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाएगा, एक माध्यम में जाएगा, या तो बैक्टीरिया वाला माध्यम में या तो ईस्ट वाला माध्यम में। और फिर कह रहा है कि डीएनए टुकड़ा को ले जाने के लिए विशेष वाहक का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि वहां पर उसको डीएनए का जो टुकड़ा है ले जाने के लिए क्या हुआ, एक विशेष प्रकार के वाहक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ को इसको क्या कर रहा है, BAC यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल है ना क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यहाँ पे करा ना कि हम लोग अपने से उसको नहीं ले जा सकते हैं, कौन ले जाएगा? बैक्टीरिया ले जाएगा, ठीक है। कौन ले जाएगा? बैक्टीरिया। किसको? जो डीएनए का टुकड़ा है उसको एक विशेष प्रकार के वाहक के द्वारा लेकर जाया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। और या उसके बाद यह है YAC यानी ईस्ट लेकर जाएगा, तो YAC हो जाएगा। अब जब बैक्टीरिया ले जाएगा तो BAC हो जाएगा ना, BAC मतलब वो BAC मत करिएगा ना, एक BAC डिग्री भी होता है ना, पता है ना। हाँ चले, इतना तो हो क्लोनिंग के तहत हो गया, ठीक है। क्लोनिंग का मतलब उसका कॉपी तैयार करना, बनाना, ठीक है। उसके बाद कर रहा है स्वचालित डीएनए अनुक्रमण। स्वचालित जो डीएनए अनुक्रमण, इसका इसमें क्या होता है कि जो डीएनए का जो टुकड़ा होता है उसका अनुक्रम जानने के लिए, अनुक्रमण माने यहाँ पे होता है, एक थोड़ा बदल देते हैं, अनुक्रमण के मतलब होता है उसका कोडिंग करके अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। किसके बारे में? जो डीएनए है ना, जो डीएनए लेकर गया है, कौन? बैक्टीरिया ले गया या तो ईस्ट ले गया ना, ठीक है। तो क्या करेगा, स्वचालित डीएनए का अनुक्रमण किया जाएगा। कैसे? डीएनए टुकड़ों को अनुक्रम जानने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक अनुक्रम के मतलब है जो क्रम होता है ना, हमारा जो डीएनए हो ना, वो डीएनए, तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार है ना, जैसे एडानिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो इसका जो क्रम क्या है इसको जानने के लिए क्या किया जाता है, मशीन में डाला जाता है कि किसका क्रम कैसा है, सीक्वेंस कैसा है, किसे मिला हुआ है, किसे नहीं मिला है, किसकी संख्या कितनी ज्यादा है, कम है, ये सब जानने के लिए क्या किया जाएगा, उसको मशीनों में डाला जाता है, ठीक है। और यह विधि वैज्ञानिक किसने किया था, इसका खोज किसने किया था, फ्रेडरिक सांगर ने किया था ना, कि खोज पर का ये आधारित है। यानी सुनिए, यहाँ पे जो डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनी बेस है उसको जानने के लिए, उसको कोडिंग करने के लिए एक विशेष प्रकार का मशीन में डाला जाता है। और ये जो विधियां है किस पर आधारित है, फ्रेडरिक सांगर। ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जिसने क्या किया था, इसने डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उसका कोडिंग करने का एक तरीका बताया था, ठीक है। करा कि सांगर
सांगर ने डीएनए और प्रोटीन के अनुक्रम ज्ञात करने की विधियों को क्या किया था, विकसित किया था। यानी उसने डीएनए और प्रोटीन में जो ज्ञात अनुक्रम है उसको जानने का एक विशेष तरह की विधियों को क्या किया था, विकसित किया था। ठीक है, जैसे नहीं होता है, सुनो, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में, यदि कोई बच्चा अपने दिमाग से, यदि मान लीजिए गाड़ी बना रहा है, गाड़ी गाड़ी आप लोग सुनते हैं ना कि बहुत सारा बच्चा पानी पर चलने वाली गाड़ी बना दिया, चाहे गोबर पर चलने वाली बना दिया, ऐसा होता है ना। एग्जाम अरे सफल अधिक नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन बच्चा कर रहा है ना। तो अब ये सोचिएगा, जब बच्चा नया प्रयोग करता है तो पीछे जो प्रयोग किए हैं लोग, या पीछे जो खोज हो चुका है उसका भी तो इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए वो बच्चा जो व्हीकल है, चाहिए जो चक्का है वो कहाँ से लाएगा, तो खोज वही तो लगाएगा, तब खोज करेगा। तो सेम यहाँ पे हम कहने का मतलब है कि ये जो सांगर वैज्ञानिक है, ये पहले ही डीएनए और प्रोटीन के जो उसमें नाइट्रोजन क्षार है उसका अनुक्रम जानने की विधि को विकसित किया था, उसी को यहाँ पर अपनाया गया, है ना, उसी का क्या यहाँ पर अपनाया गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 2 हो गया ना, 3 हो गया। देखिए पहला इसमें क्या है, पहला इसमें डीएनए का विखंडन, इसी में अनुक्रमण में यहाँ पर कि डीएनए का क्या किया गया, विखंड, पहले डीएनए को तोड़ा गया, उसके बाद उसको क्लोनिंग किया गया, क्लोनिंग में उसका कॉपी जेरॉक्स बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद जो सोचे डीएनए का अनुक्रमण के मतलब कि उसमें जो भी मौजूद है नाइट्रोजन क्षार, उसका कोडिंग करके उसके क्रम को जाना गया। ठीक है, मशीन के द्वारा। अगला है प्यास लग गया, देखिए, और चौथा है ओवरलैपिंग एंड संयोजन। ओवरलैपिंग एंड संयोजन 5 को है। ठीक है, इसके बाद हमको मिल जाएगा क्या, नीचे दिया ना कि यहाँ पर जो डीएनए है उसके बाद छोटे टुकड़ा टूटा जाता है, क्लोनिंग किया जाता है, मशीनों से पढ़ा जाता है, और टुकड़े को फिर जोड़ा जाता है, उसके बाद कंप्यूटर में डाल के उसका विश्लेषण निकाल दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है, उसका अच्छी मिल गया पूरा। मतलब ये शॉर्ट है ना, सबसे छोटा तरीका ना, मतलब कि ये ऐसे, ये जब याद रहेगा ना तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि पूरा लाइन बाय लाइन याद नहीं रहता है। ये छोटा तरीका होगा, जो डीएनए है उसका छोटा टुकड़ा करेंगे, फिर उसका क्लोनिंग करेंगे, उसके बाद मशीन से वो पढ़ेगा, मशीन से मतलब कि उसका जो नाइट्रोजन क्षार है ना, जो एडेनिन गुआनिन वाला, ठीक है, फिर उस टुकड़ा को जोड़ेगा, फिर कंप्यूटर में डाला जाएगा और उसके बाद एक नया रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा, ओवरलैपिंग एंड संयोजन। मैंने इसमें नहीं यहाँ पर जोड़ना ना, क्या कर रहा है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरा डीएनए का अनुक्रम क्या किया जाता है, तैयार किया गया। आप समझते क्या किया, वहां पर पहले डीएनए को तोड़ के फिर उसको पढ़ा गया, मतलब कि उसका जो एडेनिन गुआनिन जो थायमिन साइटोसिन है उसके क्रम को जाना गया, चलो ना, उसके क्रम में कौन सा गलती है क्या है उसको देखा गया ना, रीडिंग किया गया, और फिर उसको जोड़ा गया। चलो जोड़ने के बाद तैयार किया गया, और टुकड़ों को जोड़ने का आधार यह था कि कई जगहों पर टुकड़े आपस में क्या हो रहे थे, ओवरलैप, यानी मिलान करते थे। जब मिलेगा तो मिलान होगा ना, रस्सी टूट जाएगा, फिर मिलेगा तो उसमें जोड़ पड़ेगा ना, तो ये वहां पे क्या होता था, वहां पर ओवरलैप होता था, नहीं वहां पर मिलान करते होता था ना। ठीक है, ये हो गया। अब 5वां लास्ट इसी रहता है, इसको क्या कर देता है, कंप्यूटर आधारित विश्लेषण, यानी कंप्यूटर में डालकर उसका एक रिपोर्ट करके विश्लेषण किया गया कि कौन सा कमी है, क्या है, माने इसका क्या गुण है, कैसे काम कर रहा है, सब बता दिया ना। तो यही करा है कि जो डीएनए अनुक्रमण से बहुत बड़ा डेटा का हुआ प्राप्त हुआ, और इसे व्यवस्थित करने और समझने के लिए विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया गया। विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है ना, एक विशेष स्पेशल बनाया गया है इसके लिए ना, इसको रीडिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत हर जो एप्स होता है या सॉफ्टवेयर होता है हर कंपनी कर रहा है ना, तो इसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, इसको हम लोग सरल भाषा में क्या कर सकते हैं, सरल भाषा में इसको यही कहेंगे कि मानव जीनोम परियोजना में क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ा में काट दिया जाता है, पहले काम,
उसके बाद इन टुकड़ों को बैक्टीरिया और ईस्ट में क्लोन करके बढ़ाया गया है, दूसरा काम। तीसरा काम, फिर मशीनों से उसका अनुक्रम निकाला जाता है, मतलब कि उसका जो ही नाइट्रोजन बेस होला उसको निकाला जाएगा। उसके बाद टुकड़ों को जोड़कर पूरा डीएनए का नक्शा तैयार किया गया, फिर टूट गया उसका हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद फिर डीएनए बना दिए जोड़ दिए, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर की मदद से जीनों की पहचान किया गया और उसके कार्य का पता लगाया गया, पूरा डाटा भी मिल गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो डीएनए में जो उसका अध्ययन है जीनोम, उसका क्या किया, इस तरह से उसका कार्य प्रणाली को पूरा किया गया। कार्य प्रणाली को दिया है, कार्य प्रणाली में कुछ नहीं है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए है, डीएनए को तोड़ा गया, उसके बाद उसका क्लोनिंग किया गया, क्लोनिंग किया गया बढ़ाने के लिए, उसको मशीनों के द्वारा उसका कोडिंग किया पढ़ा गया, मतलब कि एडेनिन थाइमिन साइटोसिन है उसकी जो बेस पेयर है उसको देखा गया। उसके बाद जो डीएनए है उसको जोड़ दिया गया और उसके बाद उसे कंप्यूटर में डालकर एक विशेष प्रकार की रिपोर्ट बहुत बड़ा पैमाने पे निकाल लिया गया। इस तरह से क्या हो गया, हमारा जो कार्य प्रणाली है पूरा हो गया। कोई डाउट है? डाउट है ना? डाउट है? बन जाएगा। डीएनए आ गया। चलिए अब तो इसमें दिया नहीं है, और सर हमें लगा कि आप लोग बिना देखे लिख लेंगे ना, देखे नहीं लिख लेंगे। इसमें करना क्या, सबसे पहले क्या किया गया है, डीएनए का छोटा टुकड़ा किया गया है। ये सब आता है ना पार्ट में ना, जो मानव जीनोम परियोजना है ये आता है, उसकी कार्य प्रणाली कैसे हुई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, डीएनए को छोटे टुकड़ों में काट दिया गया, उसके बाद क्या किया गया उसका, बोलो। उसके बाद उसे क्लोनिंग किया गया, किसके द्वारा, बैक्टीरिया और ईस्ट के द्वारा, यानी इसकी संख्या को बढ़ाया गया। और उसके बाद मशीन में डालकर उसको कोडिंग किया गया, उसके नाइट्रोजन बेस पे थे उसको रीडिंग किया गया ना, पढ़ा गया, ठीक है। और उसके बाद उसे जोड़ा गया और जोड़ने के बाद फिर कंप्यूटर में डाल दिया गया और फिर एक विशेष रिपोर्ट आ गया बहुत बड़े पैमाने पे। इसके अनुसार हमें मालूम हो गया कि इस डीएनए में कौन सा गुण है, क्या है ना, ये सब बात चल गई। अब हम लोग देखते हैं कि इसके एचजीपी का मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। एचजीपी की मुख्य विशेषता क्या है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसकी विशेषता क्या है, निम्नलिखित है। कौन कौन है, पहला देखिए, मनुष्य के जीनोम में देखिए 3164.7 मिलियन, जो कल लिखे थे हम लोग ना, कल लिखे थे 3164.7 मिलियन नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। समझ रहे हैं, नाइट्रोजनी क्षार बेस में नहीं कर रहा, पेड़ में नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन क्षार इतना होता है, ठीक है। ठीक है, 3164.7 मिलियन नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, कहां पर, मनुष्य के पूरा जीनोम में। जीनोम का मतलब क्या होता है, जीनोम ने जीनों का पूरा समूह ना, जीनों का पूरा समूह को क्या कहेंगे, जीनोम, उसी को प्रोजेक्ट बनाया गया ना। अब कोई जीनोम पे मतलब वहां पर फंस जाएगा। अगला है, हर एक प्रत्येक जीन में करीबन 3000 नाइट्रोजन क्षार रहते हैं। यहाँ समझ रहे हैं कि एक जीन में कितना नाइट्रोजन क्षार है, 3000 नाइट्रोजन क्षार रहते हैं। लेकिन इसके आकार में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। किसके आकार में, जो नाइट्रोजन क्षार है ना उसके आकार में विभिन्नता पाई जाती है। इसी कारण जो डीएनए होता है, डीएनए भी सबका डीएनए एक समान नहीं होता, ठीक है। उसका जो लंबाई होता है नाइट्रोजन क्षार का, कभी किसी का बड़ा होता है किसी में कम होता है ना। कह कि मनुष्य के जीनोम में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीन कौन है, डिस्ट्रोफिन है। कौन है, डिस्ट्रोफिन। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा ना कि मनुष्य के जीनों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है। इसमें 2.4 मिलियन क्षार विद्यमान होते हैं। और समझिए कि 3164 मिलियन क्षार है ना, उसमें से 2.4 मिलियन क्षार केवल एक ही जीन में हो गया। तो क्या है, शरीर का सबसे बड़ा
शरीर का सबसे बड़ा जीन कौन है? डिस्ट्रोफिन। कौन है? डिस्ट्रोफिन है। और इसमें कितना क्षार होते हैं? 2.4 मिलियन। हाँ हाँ, 24 लाख सही है। 24 लाख इसे लिख सकते हैं क्योंकि 10 से गुणा कर दिया जाता है लाख के लिए। इसे 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 24 लाख उसमें नाइट्रोजन क्षार है। ठीक है, चलिए अगला करा 3 नंबर। ये सब विशेषता ना क्वालिटी है। ठीक है, अगर है कि पहले की अनुमानित जीनों की संख्या कितनी है? 80,000 से 1,40,000 की तुलना में काफी कम, यानी मात्र कितना? 30,000 जीन पाए गए। कब? जब प्रयोग किया गया तब। पहले अनुमान लगाया गया था कि 80,000 से 1,40,000 तक का है जीन है, लेकिन देखा गया का प्रयोग में तो मात्र कितना मिला? 30,000 मिला। 30,000 जीन समझ रहे ना? एक डीएनए में ना, अरे नहीं पता 20 से 25,000, ये सब लगभग चल रहे हैं कि इसकी संख्या बढ़ती है घटती है ना, समय सब लगभग चलता है। ठीक है, सभी मनुष्यों में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का जो 99.9% एक जैसे थे, यानी लगभग एक समान। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, आदमी है, उसका जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइड्स है उसका 99.9%, कितना हो? 99.9% एक समान थे। यानी मनुष्य का जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, सबका लगभग एक समान होता है। तो है ना, जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो क्या होता है? एक समान पाया गया। और आगे 4 नंबर। 2% से कम जीनोम द्वारा एक ही प्रोटीन का कूट लेखन यानी कोडिंग होता है। कह रहा है कि 2% से भी जो कम जो जीनोम होते हैं उसके द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का कूट लेखन, बने उसको रीडिंग किया जाता है, उसको बनाया जाता है ना। रीडिंग करेगा, पढ़ेगा, उसके बाद मालूम जाएगा ना कि क्या इसको चाहिए। तो मात्र इसकी संख्या कितनी है हमारे शरीर में? 2% से भी कम है। कौन? जीनोम ना। जीनोम का मतलब जीनों का समूह। तो ये हमारे शरीर में 2% से भी कम है, जो प्रोटीन के लिए क्या करते हैं? कोडिंग का काम करते हैं। चलिए अगला दिया है 5 नंबर। 5 नंबर करा कि जितने जीनोम की खोज हो पाई है उनमें 50% से अधिक जीनों के कार्यों की जानकारी हमें नहीं हो सकी है। अब देखिए क्या कर रहा है कि जितना खोज हुआ है ना जीनोम, जितना जीन का खोज हुआ है, जीनोम में जितना जीन हम लोग खोजे हैं वैज्ञानिकों द्वारा, उसमें 50% से भी अधिक ऐसे जीन है जिनके कार्यों के बारे में जानकारी नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? वे एक्टिव इन्होंने, देखिए कोई कहता होगा कि हम लोग अपने दिमाग के 0.0% में यूज कर रहे हैं, 0.1%, 0.2% प्रयोग करता है ना। बहुत जो इंटेलिजेंट होता है वो 1 से 2% प्रयोग करता है अपने दिमाग के। दिमाग हम लोग फुल अपना उपयोग नहीं करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर है ना कि यहाँ पे जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो उसने देखा कि शरीर में जितना जीन है ना, उसका 50% से भी अधिक ऐसे जीन है जिसका कार्य प्रणाली उसके बारे में जानकारी नहीं मालूम हुआ कि क्या काम करता है। जब वो उपयोग एक्टिव रहेगा तब ना बुझाएगा क्या काम करता है। जब एक्टिव नहीं तो कैसे बुझाएगा? नहीं समझ रहे हैं? जब एक्टिव रहिएगा तभी तो समझ में आएगा कौन है, मैंने क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और जब एक्टिव है ही नहीं, ऑफ है, तो किसे मालूम चलेगा? नहीं मालूम चलेगा ना। चलिए तो कितना हुआ है? 50% से भी अधिक अभी कार्यों के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। 6 नंबर कर रहा है कि मनुष्य के जीनोम का एक बड़ा हिस्सा पुनरावृत्ति माने बार बार ना, हाँ पुनरावृत्ति अनुक्रमों से निर्मित होता है। कारण कि बहुत बड़ा जो हिस्सा है ना वे बार बार रिपीट होता जाता है। ये अध्ययन में पाया गया ना। ये सब जो क्वालिटियां है, ये जो HGP है ना उसके द्वारा दिया गया है ना, उसके द्वारा दिया गया है प्रोजेक्ट के तहत कि बहुत सारा मनुष्य के जो जीनोम है, एक उसका बड़ा हिस्सा उसका क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति माने वो बार बार आते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन बेस है ना उसका रिपीट बार बार होगा ना, वे बार बार आएगा।
और आएगा 7 नंबर, डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रमों की संख्या कभी कभी 100 से 1000 तक होती है। इसका जो पुनरावृत्ति की जो संख्या कितना हो जाएगी, 100 से लेकर 1000 तक होती है। और इसका कार्य कूट लेखन में सीधे तौर पर नहीं होता है। कूट लेखन माने हाँ, जो उसमें उसकी जो मैसेज है उसको रीड करना, पढ़ना, उसमें क्या होता है उसको सीधे तौर पर उसको रीडिंग नहीं कर पाता है। भले उसको सपोर्ट बैक से करता है, किसी और माध्यम से करता है, लेकिन सीधा तौर पर उसमें कोडिंग नहीं करता है। ठीक है। और अगर लेकिन उसमें क्रोमोसोम की संरचना, क्रोमोसोम की जो संरचना, जो उसकी बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में, या गतिकीय एवं विकास किस तरह से वो एक्टिव है, उसकी गति जो नहीं होता, रफ्तार, मोशन, और उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, ठीक है, इसके बारे में क्या करता है, ये जानकारी देता है। मतलब कि जो इसका कार्य है ना, वे सीधा तौर पे उसका लेखन तो नहीं करेगा, कुछ लेखन नहीं करेगा, रीडिंग नहीं करेगा, लेकिन उसके निर्माण में, संरचना में, उसकी गतिकीय माने उसका मोशन को बढ़ाना घटाना ये हो सकता है, और उसके डेवलपमेंट के बारे में क्या करता है, ये जानकारी देता है। कहाँ जाए हो गया। हाँ ठीक है। चलिए तो कौन सा जाओ, कुछ पानी हुआ उसमें, फिर सेल है पूरा। चलिए देखिए, ए 7 तो हम समझ गए हैं, सुनिए ध्यान से। ए और इसके बारे में फिर से रिपीट करते हैं, उसको बता देते हैं ना, ठीक है, ताकि हम लोग भूल भी जाएंगे ना। समझ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो सोमवार ऑप्शन रहती है। चलिए, मनुष्य के जीनोम में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, बोलो। मनुष्य के जो जीनोम होता है उसमें कितने होते हैं नाइट्रोजन क्षार, 3164.7 मिलियन ना। और क्या कर रहा है कि प्रत्येक जीन में कुल कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 3000 होते हैं। अब देखिए 3000 का होता है नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना, और एक डीएनए में 20 से 25 हजार जीन होता है ना, 20 से 25 हजार जीन होता है, ठीक है। और उसमें एक जीन में पाया जाने वाला नाइट्रोजन क्षार है 3000। इसको हम बना सकते हैं, अरे हम लोग जैसे बनाते हैं यहाँ पर, ऐसे बनाते हैं डीएनए ना, इसको दर्शाते हैं ना, तो दर्शा सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये अध्ययन के लिए दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा जो जीन है उसका नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन। क्या है, डिस्ट्रोफिन। क्यों बड़ा है, क्योंकि द कुल है 3164 है, और उसमें से जो 2.4 मिलियन 24 लाख जो क्षार है केवल इसी में हो जाता है ना। चलिए आगे करा है कि पहले जब अनुमान, देखिए पहले अनुमान लगाया था ना कि एक जीन में 80,000 से लेकर 1,40,000 से क्या है जीन पाए जाते हैं, लेकिन जब अध्ययन किया गया तो ना 30,000 ही क्या है जीनों की। ये पहले ज्यादा डाटा मतलब उसकी गिनने की क्षमता नहीं था ना। कभी देख देते हैं आप लोग कि कभी 500 आदमी दिखाई देगा तो अरे बाप रे 200 आदमी भरा है, 500 आदमी भी। आप लोग जाइए ना कभी कहीं रैली उली में, बहाली उली में, तो बहाली जाएगा तो लड़का का मात्र बहाली होता है 5,000 से 6,000 के लगभग होता है ना एक दिन में। जाइएगा तो देखिए बाप रे 10,000 20,000 लग रहा है, सच में बहुत है, ना। तो यानी हम लोग उसकी गिन तो नहीं रहे ना, तो ऐसे ही वैज्ञानिकों ने पहले क्या किया था,
जब जीन को देखा होगा किसी माध्यम के द्वारा, तो ये अनुमान लगा लिया ये कितना है 80,000 से 1,40,000, लेकिन जब अध्ययन किया गया तो मिला कितना 30,000। देखिए, और फिर यह अध्ययन किया गया कि जो सभी मनुष्य है ना, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा हम लोग, न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें 99.9% एक जैसा है। 99.9% का है, एक जैसा है, निलौका का ही समान है सबका, ठीक है। और फिर 2% से कम भी जो जीनोम है ना, वो क्या करते हैं, प्रोटीन के कुछ लेखन यानी कोडिंग का काम करते हैं, 2% से भी कम। और आगे कहा कि जितना जीनों की संख्या खोज हो पाई है, उसमें 50% से भी अधिक की जानकारी भी नहीं हुआ कि वो कौन सा काम करता है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं हुआ है। इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि वे ऑफ होगा, ऑन नहीं होगा ना। जब ऑन होगा ही नहीं, ऑन की स्थिति में नहीं होगा, तो उसका कार्य कैसे मालूम चलेगा। और आगे कहा है कि मनुष्य के जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, यानी उसके जो नाइट्रोजनी बेस है वो बार बार रिपीटेड होते हैं। और यही कहा कि जो पुनरावृत्ति का अनुक्रम है उसकी संख्या कभी कभी क्या होती है 100 से 1000 तक हो जाती है ना। और इनका जो कार्य है कुट लेखन सीधे तौर पर नहीं होता है, लेकिन ये बनावट इसको स्ट्रक्चर में रूप में, ठीक है, संरचना करने के लिए और गति की प्रदान करने के लिए या डेवलपमेंट की जानकारी को देता है, ठीक है। फिर कह रहा है मानव जीनोम के विस्तृत अध्ययन से यह ज्ञात हुआ, देखिए वहां पे मानव को पूरा जीनोम का क्या किया गया, अध्ययन किया गया ना। ऐसे क्या हुआ, जानकारी मिली हमें बहुत बड़ी पैमाना पे कि क्रोमोसोम 1 में सबसे अधिक जीन, क्रोमोसोम 1 में सबसे अधिक जीन कितना 2968 पाए जाते हैं, जबकि वाई एक होगा, गलती से ठीक होगा, यहाँ पे एक कर लिया ना, एक से है, ठीक है, हमारा टाइपिंग में होगा। जबकि वाई क्रोमोसोम में सबसे कम मात्र कितना 231 रहते हैं। और समझ रहे हैं, यानी क्रोमोसोम में सबसे अधिक जीन किसमें पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, जो किसमें, शरीर में भी एक्स क्रोमोसोम ही ज्यादा होता है, पता ना, वाई तो बहुत कम होता है। यानी वाई के इसीलिए वाई की वैलिडिटी बहुत कम होती है, वाई जल्दी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं, वाई बहुत ही जल्दी क्या होता है, नष्ट हो जाता है ना, ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्या करा, बहुत ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन से क्रोमोसोम पर वह कौन सा लिंग क्रोमोसोम है जिनमें जीनों की संख्या सबसे कम होती है, वाई क्रोमोसोम सबसे कम होती है, कितना होती है 231 गो, मात्र 200, ये कहा 231, ये कहा 2900। वही बात है ना कि कहा राजा तेली कहा राजा भोज, कहा राजा गंगू तेली, सॉरी बोल, यहाँ पे मतलब वो एक है कहा 2968, आई है 201, बहुत आकाश पर है ना। चलिए इसलिए वो क्या होता है मजबूत है। चलिए 9 नंबर लास्ट है, मानव जीनोम में अलग अलग लगभग 1.4 मिलियन जगहों पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग इकहरा क्षार, इकहरा माने एक अकेले बिना जोड़ा के, ठीक है, इकहरा क्षार का पता लगाया। यहाँ पे कह रहा है कि लगभग यहाँ पे 3164 मिलियन क्षार है ना, इसमें देखा उसने कि 1.4 मिलियन जगह पे क्या हुआ, यहाँ वैज्ञानिकों ने देखा कि क्षार कैसा है, इकहरा क्षार का पता लगाया, इसे एकल न्यूक्लियोटाइड्स कहा गया ना, क्या कहा गया, एकल न्यूक्लियोटाइड्स बहुरूपता, यानी इसको क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोर्फिन है ना, मॉर्फिज है, यानी इसको कहते हैं एसएनपी क्या है। वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जो 1.4 मिलियन जगहों पर जो क्षार है वे पेयर में नहीं है,
तो वे जोड़ा में नहीं है, अकेले हैं। क्या है? अकेले हैं। और उसी को क्या कह दिया गया? NSP। इससे मानव रोग संबंधित डीएनए अनुक्रमों को जानने में काफी मदद मिली। मतलब कि वहां पे देखा गया कि वो क्या हो रहा था, देखिए वहां पे जो अकेले है वहां पे कोई भी इफेक्ट हो रहा है ना, उसकी पहचान करने में मदद कर रहा था। कौन? एक कहरा छाल। ठीक है। इसके साथ साथ मानव विकास के इतिहास को जानने में भी सहायता हुई। इससे ये भी जानकारी मिला तो मनुष्य का किस तरह से विकास हुआ था, पहले कैसे था और धीरे धीरे किस तरह से विकसित आगे की तरफ हो रहा है और कहां तक जाएगा ये भी देखा जाता है ना। इसे यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा जो बायोलॉजी है आज इतना विकसित हो गया ना कि किसी का हड्डी दिखाई देगा ना, हड्डी से पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्या है, नहीं जगह कितना सब का है। अरे जब भाई कहीं खुदाई उदाई होता है तो कहीं हड्डी मिल जाता है, चाहे कुछ भी जीवाश्म मिल जाता है तो वैज्ञानिक उसको पता नहीं लगता है। जो जीवाश्म विज्ञान है वो कैसे बना, इसी जगह ना वो पता चला ना कि कितना दिन से मैंने कितना दिन का है और उस समय कैसे हो रहा था, क्या खा रहा था, उस सबकी जानकारी मिल जाएगा। वो किसमें है? डीएनए में है ना। सब जगह कहाँ मिलेगा? डीएनए में से मिलेगा, वो थोड़ी खत्म होगा। चलिए इतना तो ये हम लोग था HGP की मुख्य विशेषताएं। अब इसमें जाओ HGP यहाँ पे बहुत सफल रहा ना। अब हम लोग देखेंगे इसकी चुनौती क्या है। चुनौती माने चुनौती ना, चुनौती मतलब कि खानी चुनौती रखना है। चुनौती माने बोला चैलेंज। हाँ माने चैलेंज क्या है? हाँ चुनौती माने चैलेंज। तो वो सब करेगा कि चुनौती मैंने खाली रख होगा, वो होता चुनौती। ठीक है। तो चुनौतियां क्या क्या आई थी किसके सामने? HGP के सामने, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। अच्छा उपयोग आ गया, उसके बाद चुनौती लास्ट में ना, तो पढ़िए तो उपयोग ना, चुनौती पढ़िए। हाँ किसको नींद आ रहा हो? रात भर ये सब रील्स में मेरा ख्याल है ना, तू लोग चलते तू लोग चलते रात में जाकर अब पूरा इधर उधर से बुटो बुटो कर तब लिखे हैं। सही में आप लोग तो बात नहीं मानेंगे, हम जानते हैं। क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला होगा क्योंकि घर से काम चल रहा है, एक बोरिंग चल रही है, घर में काम चल रहा है, तो सब दिन भर बिहियात हो जा रहा है। अब रात में टाइम मिल रहा है, कह भी दिए हैं कितना बार से टाट लेकर आ रहे हैं। तो तब एक अच्छे से सो गए थे। चलिए छोड़ा से क्या है, देखिए इसका उपयोग क्या है, उपयोग देते हैं उसके बाद चुनौती पे जाएंगे। लास्ट चुनौती क्या कहते हैं लास्ट में। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है ओए कि पहला इसका उपयोग क्या है कि डीएनए और जीन की जानकारी, जीन कैसे काम करता है यह समझने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है, सहायता करता है कि जीन किस तरह से काम करता है। किसके द्वारा? जब HGP यानी जो प्रोजेक्ट है ना, इसके जो परिणाम है, रिजल्ट आया, उसके द्वारा हमें ये जानकारी हुआ कि कोई भी जीन किस तरह से काम करता है। और जीन किसमें होता है? डीएनए में ना। तो वह किस तरह से अपना वर्क करता है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहले हो गया। दूसरा है कि जीनों का व्यापक अध्ययन, व्यापक माने बड़े पैमाने पे क्या किया गया? अध्ययन किया गया। पहले केवल कुछ जीनों का अध्ययन होता था, पहले कुछ जीन माने जो जानकारी लेना था पर उसको करके छोड़ देना ही होता है। जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, यदि बीमार पड़े हैं, जैसे मान लीजिए आंखें हैं, आंख खराब है तो केवल आंख का चेकअप होगा ना। अब नाक कान मुंह जीभ ये सब चेक, तो पहले वैज्ञानिक यही करता था कि जिसकी जरूरत पड़ती थी ना उस जीन का अध्ययन करता था, उसके बारे में जानकारी लेता था और कुछ उसके बारे में बताता था ना। लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, इसमें A to Z जीन का अध्ययन किया गया। ठीक है ना, ए हो गया करा है। अब क्या हुआ, हजारों जीनों का एक साथ क्या किया गया? अध्ययन किया गया। मतलब यहाँ पर जो जीन है
यहाँ पे जो जीन है एक साथ व्यापक रूप से बड़ा पैमाना पे हजारों की संख्या में एक साथ अध्ययन हुआ। किसके सहायता से? संगणक यानी कंप्यूटर की सहायता से, मशीनों की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? मशीन की सहायता से ना। तीसरा कह रहा है कि बीमारियों की पहचान, कोई कौन सी बात, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों में कौन सा जीन जिम्मेदार है, इसका क्या हुआ, हमें पता चलने लगा कि कौन जिम्मेदार है कि कैंसर को बना रहा है। और उस जीन को क्या करेंगे हम लोग? उसको प्रयोगशाला में ले जाकर नष्ट कर देंगे ना, उसको दमन नहीं करेंगे, दमनकारी वाला उसमें एंजाइम डाल के उसका दमन कर दीजिएगा। तो आज कैंसर भी कंट्रोल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कंट्रोलिंग होगा, पूरा खत्म नहीं होगा। तो जो कंट्रोलिंग हो रहा है उसको से हो रहा है, इसी कारण हो रहा है ना। और जो बाकी है कि थोड़ा इसका इलाज थोड़ी बहुत महंगा है, ठीक है, क्योंकि भारत में कुछ तो खोज हो नहीं रहा है। और जब भारत में खोज नहीं हो तो दूसरा देश से मंगाएंगे, दूसरा देश से मंगाए तो सही लगा पैसे ज्यादा लगी। और वही नहीं है, भारत ऐसा नहीं होता, विदेश से जब सामान आता है ना तब भारत सरकार उससे टैक्स लेती है और तो भारत में ले आएगा, तो है ना। तो कुछ भारत सरकार ली और वहां से जो सरकार से निकाल रहा होगा वो सरकार ली होगी टैक्स, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो बनाया है उसको भी तो कुछ चाहिए तो वो लेगा, और तब हम लोग सबको दे के तब लेकर आएंगे, तो मांगा नहीं होगा। ये अगला 4 नंबर कर रहे हैं कि नई तकनीकों का विकास हुआ। अब इसके कारण जो रिपोर्ट आया, इसमें जब अध्ययन किया गया, एक नया जो तकनीक है उसका विकास हुआ कर रहे हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी, पहले बायोटेक्नोलॉजी नहीं चला था ना, अब उसका क्या हुआ, विकास होने लगा। और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, पहले इंजीनियर नहीं, अभी मैथ पता है उसी को इंजीनियर कहा जाता है, ना, लेकिन अब यह भ्रम है, बायोलॉजी में भी इंजीनियर होता है, सुन रहे हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट भी इंजीनियरिंग करेगा, किसमें? जेनेटिक में, अनुवांशिकी में ना। तो यानी क्या हुआ, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, और जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड होते हैं कि पर्सनल आपके लिए बनाया गया है ना। जो बीमारी होगा आपको केवल आपके अनुसार क्या हुआ, दवाई को निर्मित किया गया, बनाया गया, ठीक है। क्या हुआ, विकास हुआ। यानी पर्सनल, अब जो दवाइयां होती है वो आमतौर पर जो दवाइयां होती है, देखिए यहाँ पे इसीलिए पर्सनल की बात कर रहा है ना, क्योंकि सबकी बीमारी अलग होती है, सबकी बीमारी अलग अलग होती है। और ये जो जीन से रिलेटेड बीमारी है ना, जीन से रिलेटेड बीमारी, तो जीन में बहुत सी लंबाई है, किसी का कहीं और जगह बिगड़ा है, किसी का और जगह, तो किसी का और जगह, तो इसका इलाज किससे होगा, पर्सनल से ना। तो पर्सनल माने व्यक्तिगत रूप से आप बीमार पड़े हैं, आपका पहले टेस्टिंग होगा लैब में, तो उसके अनुसार कौन सा उसके हार्मोन चाहिए, नहीं चाहिए, कौन सी आवश्यकता है, ठीक है, वो डालकर क्या बनेगा, दवाई बनेगा, और तो आपको दिया जाएगा। इस सब का क्या हुआ, इसके कारण इसके विकास हुआ, ठीक है। चलिए अगला है 5 नंबर लास्ट, शोध में प्रगति। अब शोध में प्रगति माने शोध बहुत आगे विकसित हुआ, ठीक है। और कह रहा है कि वैज्ञानिक अब पूरे जीनोम का सुव्यवस्थित तरीके से क्या करने लगे, अध्ययन कर सकते हैं। यानी अब जो वैज्ञानिक है या उसके बारे में जानने वाला स्टूडेंट है, अब आराम से जीनों का अध्ययन आसानी से कर सकता है अपने प्रयोगशाला में जाकर, इसे ना क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है ना, इसको हम लोग, तो ये हमारी क्या रहेगा, वो ये हमारा उपयोग रहा कि एचजीपी के उपयोग क्या है, ठीक है। जो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1990 ईस्वी में। कब तक चला, 2003 ईस्वी तक चला। और इसका उपयोग क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, लगा जो हमें डीएनए और जीन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने लगी और जीनों का व्यापक अध्ययन होने लगा। पहले बहुत कम मात्रा में होता था, अब ज्यादा मात्रा में इसका अध्ययन शुरू हो गया, एक साथ हजारों की ना। और बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर हो उसकी पहचान करके उसका इलाज में भी ये हेल्प करने लगा। और साथ में नई तकनीकों का विकास हुआ, जैसे में बायोटेक्नोलॉजी है और जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और जो पर्सनलाइज जो दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है, उसका भी क्या हुआ, विकास हुआ। और आगे शोध बढ़ गया। और जो भी देखिए, पहले हम लोग आगे से पढ़े होंगे इसके, तभी तो आगे अध्ययन करेंगे। जिससे एग्जाम्पल में
यदि हम लोग के माता पिता कुछ पढ़े हैं, कुछ अच्छा खासा कमाते हैं, तो अभी तो हम आसानी से आगे पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसा भी बच्चा है ना जिसका माता पिता नहीं कमाए हैं, तो नहीं कमाए हैं, वो भी नहीं पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा है। पीछे अपना पीढ़ी के देखिए ना, तो दादा दादा के दादा नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो उनका बेटा नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो थोड़ा कम पढ़ा है, फिर आगे जाएगा तो थोड़ा ज्यादा पढ़ेगा, फिर अगला पीढ़ी आएगा थोड़ा ज्यादा पढ़ेगा। ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है कि बहुत पढ़ा लिखा के खत्म हो सकता है ना, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इसका जब HGP प्रोजेक्ट बन गया ना, वो HGP जब प्रोजेक्ट बन गया तो आगे प्रयोग करने वाले वैज्ञानिकों को बहुत सुविधा होने लगी और उसका ध्यान आसानी से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इस प्रकार इसका उपयोग है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका चुनौती क्या है ना, चुनौती के बारे में थोड़ा पहले चर्चा कर लेते हैं ना, इसीलिए पहले थोड़ा जश्न नहीं मना चाहिए ना। चलिए क्या कर रहा है, भविष्य में इसकी चुनौतियां क्या है। ठीक है, भविष्य में इसकी चुनौतियां क्या है, और ये खतरा का चिन्ह है ना, ये किसका पहचान है, खतरा है, यानी खतरा हो सकता है ना। चलिए क्या कर रहा है कि मानव क्लोनिंग में चुनौती क्या मिलेगा, यह सबसे बड़ी नैतिक और सामाजिक समस्या है। अब समझिए ना इसमें, ये समस्या नहीं है किसी का जीन लेके और उसका क्लोनिंग कर लेंगे, कोई मैंने उसको कॉपी तैयार करके आप कहीं भी लगा सकते हैं ना, हो जाएगा। ये इसका तो ये का समस्या नहीं, जिसे मैं एग्जांपल में अभी देखा, सोशल मीडिया में AI सबसे खतरनाक क्या हुआ ना, किसी का फेस है, अब फेस का मिस यूज करके वीडियो खराब बना सकते हैं। आज के AI जमाना में ये क्या है, खराबी नहीं है। हम लोग का AI बहुत हेल्प किया है, हो सकता है, लेकिन इसकी बुराइयां बहुत सारी है। यदि हम लोग जो फोटो डालते हैं फेसबुक इंस्टा पर जो फोटो डाल रहे हैं, वे सब के सब अनसिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इसमें कुछ भी नहीं है। आपका फेस का उपयोग कहीं भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही करा पर क्लोनिंग का उसका तो ध्यान तो किया गया, लेकिन ये चुनौती आज जो है ना, इसका दुरुपयोग हो सकता है, वही ना। ये सबसे बड़ी नैतिक और सामाजिक है वो समस्या है। ठीक है, दूसरा करा है नैतिक बने जो होने वाला है, दूसरा करा कि जानकारी का दुरुपयोग, जीन संबंधित डेटा गलत इस्तेमाल होने का खतरा हो सकता है। कि कोई हम माना कहीं गए हैं अपना चेक कराने के लिए, ठीक है, कि हमको चेक करना है और उस डाटा का उपयोग कहीं और जगह लगा दें, कैसे वहां पे हम प्रयोग किए हैं, ठीक है, और जो कोर्ट है ना वे डॉक्टर के रिपोर्ट को ही मानती है, समझ रहे ना। यदि आप कहेंगे कि हम बीमार थे तो वो मानेगी कभी, और वही झूठो सच लिख के डॉक्टर लिख देगा कि हाँ बीमार था, तो सब मान लेगा ना। तो अब क्या होगा, अब मान लीजिए मर्डर किया है कोई और कोई चेक कराया है और उसी का जो जीनोम है उसी में उसको सम्मिलित करिए, हाँ यही मिला हमको पृथ्वी में, जब हम इसका परीक्षण किया ना यही हमें मिला, तो अब क्या हो गया, वे दोषी करार हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, मुझे जाहिर सी बात है। आप जानते हैं ना अभी बहुत ये यहाँ का बात है, हेतवपुर का हरिगांव ना, वहां पे सुबह सुबह लड़का दौड़ने जाता है ना, वह हर गाँव में जाता है, देखिए लड़का दौड़ने गया सुबह सुबह 3 बजे, एगो सिम फेंका हुआ था, सुन सिम फेंका, सिम ना, उस सिम को लेकर अपने मोबाइल में लगा लिया, सुन मोबाइल में लगा लिया, और जैसे ही वो सिम लगा ना, तो वे जो उस पर लगाया गया था कि इस मतलब से बात हुआ है, इसी से उससे जब ना मर्डर हो गया था, वही से सिम से मर्डर हो जाए, बात होती सब पूरा, सुना ना। और पूरा डाटा पुलिस के पास है, ये सिम जैसे ही ऑन होगा किसी मोबाइल में तो उसका लोकेशन मिल जाएगा, और जैसे ही ऑन हुआ लोकेशन पुलिस के पास पहुंच गया, वो आराम से दौड़ के आ रहा है, तो घर आता है तो घर पुलिस आ गई है, समझ रहे हैं। उसको पुलिस लेकर गई, अब 20 साल की सजा भी हो गया। ये सच्चाई है ना आप लोग, ये झूठ नहीं है ना। अब पुलिस कभी सच्चाई की पहचान नहीं करेगी, क्योंकि उसको अपना जीव छुड़ाना है, कसम एगो प्रूफ मिला बनो, इसलिए प्रूफ हो जा रहा है जा, ऐसा ना पुलिस मैंने उसको छान भी नहीं करना है। भले भारत के कानून का नियम है ना कि 50 को बेगुनाह छूट जाए, 50 गुनाहगार छूट जाए ना, लेकिन एक को बेगुनाह की सजा ना होगा, लेकिन ये नियम साफ गंदा है, गलत है, ये होता नहीं है ना।
हम ही लोग अभी गांव में 2 लड़का के धोखे ले गया था, वो बिना मतलब के। समझ रहे हैं, जादवपुर है ना यहाँ पे, तो वहां पे गैस छिनाया था, आपको मालूम होगा शायद, नहीं है? गैस छीन के अब पैसा छीना था, गैस लेके भागा था। अब क्या हुआ था, ये सब फोन से बतियाते हुए वही समय में ये सब बिहिया आया था, फोन से बात करते हुए वो ट्रैक किया उस लोकेशन में कौन कौन बात कर रहा था। समझ रहे हैं, उसी का मिल गया, अल्ले के पुलिस चल गया तिहर थाना। समझ रहे हैं, और देखिए उसको लेकर चला गया। आप देखिए, जबकि एक लड़का लंगड़ है, कोई घोसक नहीं चलता है, और उसको ये दिमाग में नहीं रहा है कि गाड़ी को रोक के कोई से लंगड़ा आदमी लेके भाग सकता है, लेकिन उसको डाल दिया। लेकिन मैंने वो सजा नहीं हुआ उसका, वो 20 दिन में छूट के आ गया। मतलब कुछ जब मेन जो अपराधी से मिला तो छूट। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये जरा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जो उसका इज्जत खराब हुआ, पुलिस देगा आके कभी माफी मांगी कि हमको गलत किए हैं, आगे उसको माफी मांगना चाहिए ना। तो ना माफी मांगी, अपने गाल पे पहचान देने गया, और जो इज्जत वो खो दिया अपना, भले वो चोरी करे या न करे, लेकिन सबके नजर में आ तो गया ना। तो ये क्या है, पुलिस की खराबी है, 100% पुलिस की खराबी। अभी जो हम लोग का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति है। अब भारत के सबसे जो बड़ा नागरिक होता है वे राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? अब देखिए, राष्ट्रपति रो रही थी, भाषण बोला जाता ना, अपने भाषण में रो रही थी। वे आती है आदिवासी समाज से। अब ये रो रही थी कि देखिए, जो प्रशासन है, हम लोग के जो समाज है उसमें बहुत अत्याचार करती है, क्योंकि हम लोग का जो समाज है ये थोड़ा नशा पढ़ाई ज्यादा करता है, उसका मतलब फैमिली के चक्कर में नहीं रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है। तो होता क्या है कि उस इलाका में कोई भी कांड होगा ना, कोई भी चोरी हो जाए, कोई भी बलात्कार हो जाए या मर्डर हो जाए, जानने का हुआ, पुलिस को छानबीन नहीं करती है। कोई गिरा हुआ है ना, पड़ा हुआ है, उसी को आदिवासी को उठाएगी और ले जाके जेल में डाल देंगे। समझ रहे हैं, उसका जो जज है सब उसके पास भी हाँ किया है, उसका कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतना अशिक्षित है कि उसका ये फैमिली है भी नो, तो डरे जगह नहीं करेगी वहां पर। समझ रहे हैं, उसका सजा भी होता है और वे सजा भी काट लेता है, और जो असली गुनहगार है उस वहां तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती है। समझ रहे हैं, ये सच्चाई नहीं, झूठ नहीं, हम आखिर से देखे ना, ये हम जानते हैं, हम जाते हैं झारखंड में ऐसा बहुत पुलिस करती है ना, बहुत अत्याचार होता है आदिवासी पर। और आदिवासी है ना जो आज इन्वायरमेंट को बचा कर रखा हुआ है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे ना, ये जंगल है उसको बचा कर रखा है, और हम लोग उस पर अत्याचार करते हैं। जिस तरह से अंग्रेज हम पर अत्याचार किया था ना, उस तरह से आज सच्चाई में हम लोग उस पर अत्याचार करते हैं। ये सच्चाई है ना। यदि आप लोग ये सच्चाई नहीं समझ रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ जाइएगा, झारखंड जाइएगा, वहां पर देखिए सब बिहारी भरा हुआ है। अब बिहारी ये सब काम क्या करे, आप ही जाके वहां पे दुकान अपने कंपनी खोल के और उसी को खटा रहा है, उसी का खेत, उसी का पूरा है, और उसको आप खटा रहे। तो अंग्रेजों तो सही करता था कि हमनी लोग का खेत रहे, हमनी के सब प्रोडक्ट रहे, और हम ही लोग उसकी कंपनी में काम कर रहे थे ना, हम ही लोग पे नियम कानून लगा रहा था। सेम वहां पे हो रहा है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा? क्योंकि हम लोग जब हम करेंगे तो अच्छा, दूसरा करते खराब। समझे ना, ये सच्चाई है। चलिए अगला क्या हो, अब यहाँ पे नैतिकता पर सवाल। नैतिकता में समझते है ना, जो नैतिकता का मतलब क्या है, देखिए इसमें नैतिकता का मतलब होता है एक हमें सामाजिक जिम्मेदारी वाले वक्त, ठीक है। नैतिकता में होता है मोरल। तो यहाँ पे है कि अब यहाँ पे नैतिकता पर सवाल आना स्टार्ट हो जाएगा, नैतिकता में आपका इज्जत प्रतिशत खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बहुत हम क्या कहें लोगों से, बहुत ऐसा एआई वीडियो बना देता है कि उसको कुछ देख ही नहीं सकता है। समझ ना, अच्छा व्यक्ति के, अच्छा आदमी के खराब वीडियो बना देगा, बहुत सारी है ना। तो वही का नैतिकता का सवाल नहीं है, तो वही करा कि क्या सभी कह रहा है कि क्या सभी को इस तकनीक का लाभ मिलेगा या सिर्फ
अमीर देश होगा, ये तो बात हो गया। अब कह रहा है ना, तो ये तो खोज हो गया किसका, नतीजा नहीं, एक कॉलोनी का, या जो एजेंसी है, प्रोजेक्ट है, ये कोई जो रिजल्ट दी है वो, ये तो ये परिणाम आ गया। लेकिन यहाँ पे सवाल पहले ये आता है ना कि इसका जो लाभ है क्या केवल धनी देश ही लेगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे देश की बात कर रहे हैं ना, इसका उपयोग केवल धनी अमीर देश ही करेगा, गरीब देश में इसका उपयोग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए भूटान है, भारत तो ये रहा, भारत भी जानते हैं मालूम है ना, भारत अमीरी में 10 नंबर से बाहर हो गया, पहले 4 में 5 पे आ रहा था ना, और बाहर हो गया लिस्ट से। वो बड़ा क्षेत्रफल है, हाँ अब बाहर हो गया सर। ए आदमी नहीं जानते हो रहा है, ए भारत में इतना ना जीएसटी टैक्स लगा दिया गया ना, जितना पति आदमी है ना कंपनी वाला, सब दूसरा देश में जा रहा है, सही ना। अब जैसे मान लीजिए दुबई है, दुबई में आप व्यापार करें 1 रुपया ना लगे, 0 रुपया। भारत में एगो स्कूल है, खुले है ना, इसको एक कोड लेने के लिए आपको 1 लाख 2 लाख पैसे देने पड़े, किसको, अफसर को। मान लो हम सिंपल 10-20 हजार महीना कमाई, अब 2 लाख कहाँ से लेंगे, तो हम खोलेंगे इसको, नहीं खोलेंगे। तो ऐसे ही भारत में या बिहार में कोई कंपनी खोलना नहीं चाहता है, क्योंकि इतना ना टैक्स लगा दिया गया ना, इतना ना कानून लगा दिया गया है कि बहुत ही दिक्कत है। और वही पैसा दे दे के खराब वाला कंपनी भी बना दे रहा सब ना। तो इसलिए बात जाता, मिलीनियर है, करोड़पति लोग है, वो ये सब देश छोड़ के भाग गए, उसकी रिपोर्ट जाकर देखिएगा, मिलीनियर भारत को छोड़कर जा रहे हैं, बहुत सारे चले गए हैं, सुने बहुत अभी का रिपोर्ट है ना। और जब धनी तो घर गांव से बाहर ही हो जाए, तो गांव गरीब ना हुई, जाहिर बात हो जाएगा। चलिए, तो यही करा हो कि जो देश धनी है उसी को लाभ मिलेगा, ये क्या है, नैतिकता पर सवाल है। नैतिकता मतलब सबके समान समान कानून पालन हो जाए ना, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट बनाया गया था। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट हुआ था, तो जो देश गरीब हो या अमीर हो, सबको समान रूप से इसकी लाभ मिलना चाहिए। तो ये क्या है, चुनौती है ना, ऐसा उसका अध्यक्ष होगा, कार्य करने वाला वही तो करेगा, निर्णय लेगा। चलिए अगला है तकनीकी समस्या। तकनीकी समस्या क्या है कि जीनोम से जुड़ी विशाल डेटा को संभालना और अब सही उपयोग करना क्या है, बहुत कठिन है। इतना बड़ा डाटा है और उसको एक जगह पे इकट्ठा करके और फिर उसको एक अच्छा से उपयोग करना क्या है, बहुत मुश्किल है। ये का भी एक हम लोग का चुनौती, हम ना एक देश का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये एक चुनौती है, ठीक है। और 5 नंबर का है कि जीन प्रोटीन संभव है कि अभी भी पूरी तरह से समझना बाकी है कि सभी जीन और प्रोटीन कैसे मिलकर काम करते हैं। सब जीन जो है ना किस तरह से मिल के आपस में कार्य करते हैं, इसके बारे में कहीं नहीं हुआ ना, तो अभी का भी चुनौती है इसके बारे में अध्ययन करना। तो अभी ये प्रोजेक्ट 13 साल चलने के बावजूद भी हमारे सामने कुछ प्रोजेक्ट इसका चुनौतियां भी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका जो चुनौतियां है लिख लेंगे और ये हम लोग खत्म हो गया, ठीक है। तो क्लास को इतना में लंच करते हैं, आप लोग पानी पी लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इसमें, अब पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। चलो बंद करते हैं। आप लोग घर